अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो इस चीज़ के हवाले से है कि वो ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें 236 सी का टैक्स पे नहीं करना होता। यानी कि ऐसे कौन से लोग हैं जो कि बेसिकली 236 सी को टैक्स की पेमेंट के हवाले से एग्जेम्प्टेड हैं। मतलब 236 सी के टैक्स की पेमेंट के हवाले से जो लोग एग्जेम्प्टेड हैं वो हम लोगों ने आज की इस वीडियो में कवर करने हैं। रेलेवेंट सेक्शन जो इस टॉपिक से डील करते हैं वो है सेक्शन 159, सेक्शन 236 ओ एंड सेक्शन 236 सी ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। लेकिन इस मेजर टॉपिक को डिस्कस करने से पहले ज़रूरी है कि हमें कुछ बेसिक चीज़ों के हवाले से आइडिया हो। लाइक ये कि 236 सी का टैक्स है क्या, बेसिकली कौन सा टैक्स होता है, एंड सेकेंडली ये कब पे किया जाता है, एंड थर्डली ये टैक्स किस बंदे ने पे करना होता है, मतलब किस पर्सन पे ये रिक्वायर्ड है कि उसने 236 सी का टैक्स पे करना है, एंड फोर्थली कि 236 सी के टैक्स का क्या रेट है, मतलब किस रेट के हिसाब से आपको ये टैक्स पे करना पड़ेगा, एंड लास्टली फिर हम लोग कवर करेंगे जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो कि 236 सी को टैक्स की पेमेंट के हवाले से एग्जेम्प्टेड हैं, मतलब कि उन्हें ये टैक्स पे नहीं करना पड़ता। तो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली कि 236 सी का टैक्स क्या है बेसिकली और ये कब पे किया जाता है। सो 236 सी का टैक्स बेसिकली एक ट्रांजेक्शनल एडवांस टैक्स है जो कि सेलर ने पे करना होता है उस टाइम पे जिस टाइम वो अपनी प्रॉपर्टी को, इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल आउट कर रहा होता है, तो उसी टाइम ही बेसिकली इससे ये एडवांस में 236 सी का टैक्स, जिस टाइम अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है उस टाइम एडवांस में इससे 236 सी का टैक्स ले लिया जाता है। सो आपको ये क्लियर हो गया कि ये एक ट्रांजेक्शनल एडवांस टैक्स है, यानी जब आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हो उस ट्रांजेक्शन पर आपसे ये टैक्स लिया जाता है, सेलर से लिया जाता है। कब लिया जाता है? जब वो अपनी प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल आउट कर रहा है। सो सेकंड क्वेश्चन भी ऑलरेडी कवर हो गया कि ये सेलर ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी ने बेसिकली 236 सी का टैक्स पे करना होता है। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पे कि 236 सी का टैक्स का जो रेट है वो क्या है, बेसिकली किस रेट के हिसाब से ये आपसे कलेक्ट और डिडक्ट किया जाता है टैक्स पेयर से। सो अभी ऑफिशियली हम लोग 2026 के टैक्स ईयर में फॉल कर रहे हैं क्योंकि 2026 का टैक्स ईयर स्टार्ट हो चुका है 1 जुलाई 2025 से। सो बेसिकली अब अगर कोई भी पर्सन अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल आउट करेगा तो उस पर 2026 के टैक्स ईयर के हिसाब से 236 सी का टैक्स लगेगा। सो एज़ पर टैक्स ईयर 2026 जो 236 सी का टैक्स रेट है वो ये है जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, जो कि फाइलर, लेट फाइलर और नॉन फाइलर तमाम लोगों के, यानी कि टैक्स पेयर के स्टेटस के हिसाब से डिफरेंट है। और आप जितनी मालियत की आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो और कंसिडरेशन रिसीव कर रहे हो उसके हिसाब से आप पर ये डिफरेंट रेट अप्लाई होता है। लाइक ये कि अगर आप जो अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हो, वो प्रॉपर्टी बेच रहे हो और उसके बदले में जो आपको मुआवजा यानी कि कंसिडरेशन मिल रही है, अगर तो उसकी मालियत 50 मिलियन या उससे कम है, उससे ज़्यादा नहीं जा रही, यानी 50 मिलियन या 50 मिलियन से कम है, तो इस सिचुएशन में जो 236 सी का टैक्स आपसे लिया जाएगा वो, अगर आप फाइलर हो, दो 50 मिलियन से मुराद ये है कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 50 मिलियन से मुराद है यानी कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को बेच रहे हो और उसके बदले में जो मुआवजा कंसिडरेशन ले रहे हो वो 5 करोड़ या 5 करोड़ से कम है, तो उस सिचुएशन में जो 236 सी का टैक्स का रेट आपसे लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू योर स्टेटस, वो रेट डिफरेंट होगा। मतलब अगर आप फाइलर हो तो 4.5%, लेट फाइलर हो तो 7.5% और नॉन फाइलर हो तो 11.5% आपसे लिया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर आप जो प्रॉपर्टी अपनी सेल आउट कर रहे हो और उसकी मालियत 50 मिलियन से ज़्यादा है, यानी 5 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन 100 मिलियन से कम है, यानी 10 करोड़ से कम है, तो अब उस सिचुएशन में आपसे जो टैक्स का रेट लगेगा अकॉर्डिंग टू योर स्टेटस वो इस तरह लगेगा कि अगर आप फाइलर हो तो 5%, लेट फाइलर हो तो 8.5% और लोअर फाइलर हो तो 11.5% होगा। और लास्टली अगर जो आप अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हो और उसके बदले में जो कंसिडरेशन रिसीव कर रहे हो उसकी मालियत 100 मिलियन यानी 10 करोड़ से ज़्यादा है, तो इस सिचुएशन में जो 236 सी का टैक्स आपको पे करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर स्टेटस वो ये होगा। मसलन अगर आप फाइलर हो तो आपके ऊपर जो रेट लगेगा वो 5.5% लगेगा,
लेट फाइलर हो तो 9.5% लगेगा, और नॉन फाइलर हो तो फिर 11.5% लगेगा। यानी कि आप देख सकते हो कि अब ऑफ़िशियली हम लोग टैक्स ईयर 2026 के टैक्स ईयर के अंदर फ़ॉल कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो 236 का टैक्स रेट है, वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ अ टैक्स पेयर एंड अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ द कंसिडरेशन, जो भी आप रिसीव करते हो अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल आउट करके। यानी अगर तो आप फाइलर हो, लेट फाइलर, नॉन फाइलर हो, तो आप देख सकते हो कि किस तरह अगर आपकी जो मालियत है, आप जो बेच रहे हो प्रॉपर्टी की, अगर वो 50 मिलियन से कम है, तो इस सिचुएशन में फाइलर के लिए 4.5% है, लेट फाइलर के 7 पॉइंट और नॉन फाइलर के 11.5 है। इसी तरह अगर मालियत बढ़ती जाती है और आपका स्टेटस जो है वो जो भी है, तो उसका रेट आप पर आपके स्टेटस के हिसाब से आप पर टैक्स की रेशो डिफरेंट होगी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मिसाल के तौर पर आप फाइलर हो और आपने जो प्रॉपर्टी बेची है वो आपने 35 मिलियन की प्रॉपर्टी सेल आउट की है। यानी कि आप सीरियल नंबर 1 की कैटेगरी के अंदर फ़ॉल कर रहे हो, तो अब इस सिचुएशन पे उस 35 मिलियन का 4.5% जो आप पर बनेगा, वो आपने टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ कर लें आप लेट फाइलर हो, तो फिर आपको 35 मिलियन का 7.5% देना पड़ेगा, और अगर आप नॉन फाइलर हो तो आपको 35 मिलियन का 11.5% देना पड़ेगा। सो आप देख सकते हो कि प्रॉपर्टी को सेल करने के हवाले से फाइलर होने के कितने फ़ायदे हैं, कि अगर आप फाइलर होते तो कहाँ आपको 4.5% या 5 देना पड़ रहा है, लेकिन अगर आप नहीं हो, नॉन फाइलर हो, तो फिर आप देख सकते हैं कि आपको कितना ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, 11.5%। तो आप खुद ही निकाल लें कि 11 में से 4 जाएँ तो 7 बचते हैं, तो आपको 7% ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है अगर आप नॉन फाइलर हो। अब आ जाते हैं हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन की तरफ, जो कि हमारी वीडियो का मेजर टॉपिक था, कि ऐसे कौन से लोग हैं जो कि एग्जेम्प्टेड हैं 236 के टैक्स से, मतलब उन्हें 236 का टैक्स नहीं पे करना पड़ता। रेलिवेंट सेक्शन आई ऑलरेडी डिस्कस के कौन से रेलिवेंट सेक्शन से डील करते हैं, और ये स्क्रीन पर भी आपको शो हो रहे हैं। ये बेसिकली नॉर्मली 6 तरह के लोग हैं जिन्हें 236 के टैक्स से एग्जेम्प्टेड हैं एज़ पर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, और यानी कि इनको 236 का टैक्स पे नहीं करना पड़ता। इसमें नंबर 1 आ जाते हैं डिपेंडेंट ऑफ अ शहीद ऑफ अ मिलिट्री ऑफिसर, मतलब वो लोग जो कि किसी फ़ौजी के वर्सा हैं, मतलब वो लोग जो शोहदा के वर्सा हैं, उन लोगों को 236 सी का टैक्स नहीं पे करना पड़ता। यानी कि जो लोग मिलिट्री ऑफ़िसर थे और उनको मिलिट्री को अपनी खिदमत सर अंजाम देते हुए वो शहीद हो गए, और उनकी शहादत की ट्रिब्यूट के तौर पर उनके लवाहिकीन को, वारसान को, अगर तो आर्मी की तरफ से, मिलिट्री की तरफ से कोई प्रॉपर्टी अलॉट होती है, और जब वो उस प्रॉपर्टी को सेल आउट करते हैं, तो एज़ पर सेक्शन 236 सी सबसेक्शन 1 फर्स्ट प्रोवाइज़ो के तहत उन लोगों को 236 सी का टैक्स पे नहीं करना होता। सेकेंडली आ जाते हैं वार बॉन्डेड पर्सन, यानी गाज़ी लोग। इन लोगों को भी 236 सी का टैक्स नहीं पे करना पड़ता। यानी कि जो लोग अपनी सर्विसेज देते हैं फ़ौज को, मिलिट्री को, और जंग के नतीजे में वो शहीद नहीं होते, लेकिन वो इस कंडीशन में आते हैं कि वो अब अपनी नॉर्मल लाइफ को कंटिन्यू नहीं कर सकते। लाइक उनमें से किसी की कोई आर्म डिसेबल हो गया, या कोई इतलाफ़ अज़ू हो गया, कोई ऑर्गन उनका डिसेबल हो गए हैं, वो ताहयात, तो वो अपनी वैसे तो शहीद नहीं हुए लेकिन बच गए हैं, यानी कि गाज़ी हैं, वार बॉन्डेड पर्सन हैं। अब अगर उनको भी अपनी इस सर्विसेज के बदले में ट्रिब्यूट के तौर पर मिलिट्री की तरफ से कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी अलॉट होती है, और जब वो उसको सेल आउट करते हैं, तो उन्हें भी बेसिकली 236 सी का टैक्स पे नहीं करना पड़ता एज़ पर सेक्शन 236 सी सबसेक्शन 1 फर्स्ट प्रोवाइज़ो के तहत। थर्ड नंबर पे जो लोग आते हैं जिन्हें 236 सी का टैक्स नहीं पे करना पड़ता, वो आते हैं द रिटायर ऑफिसर ऑफ द मिलिट्री, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। मतलब वो लोग जिन्होंने आर्मी को, मिलिट्री को, या फिर किसी वफाकी हुकूमत या फिर सूबाई हुकूमत के किसी अदारे में अपनी सर्विसेज दी, और अपनी सर्विसेज के बाद अब वो रिटायर हो गए, और ट्रिब्यूट के तौर पर इनको इनकी तरफ से कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी अलॉट होती है, तो जब वो इसको सेल आउट करते हैं, तो इन्हें भी बेसिकली 236 सी का टैक्स पे नहीं करना पड़ता एज़ पर सेक्शन 236 सी सबसेक्शन 1 फर्स्ट प्रोवाइज़ो। नंबर 4 फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशनल गवर्नमेंट, यानी कि जब ये लोग भी, वफाकी या सूबाई हुकूमत भी, जब कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल आउट करते हैं, तो इन्हें भी 236 सी का टैक्स नहीं पे करना पड़ता एज़ पर सेक्शन 236 ओ सबसेक्शन ए क्लाउज ए सॉरी
इसके तहत ये लोग एग्जेम्प्टेड हैं। नंबर 5 पे आ जाता है फ़ॉरेन डिप्लोमेट और डिप्लोमेटिक मिशन इन पाकिस्तान। मतलब ये जो गैर मुल्की सफ़ीर होते हैं पाकिस्तान के अंदर, इन लोगों को भी जब ये कोई इमूल प्रॉपर्टी सेल आउट करते हैं तो इन्हें भी 236 का टैक्स नहीं पे करना पड़ता एज़ पर सेक्शन 236 ओ क्लाउज़ बी। लास्टली आ जाता है वो बंदा जिसके पास एग्ज़ैम्पशन सर्टिफ़िकेट होता है, उस बंदे को भी 236 सी का टैक्स नहीं पे करना पड़ता एज़ पर सेक्शन 236 ओ क्लाउज़ सी। अब ये आप लोगों ने देखा कि नॉर्मली 6 लोग हैं जिन्हें 236 सी का टैक्स नहीं पे करना पड़ता। एक तो जो भी वुरसा हैं, लवाहिकीन हैं शुहदा के, उन्हें। सेकंडली नंबर 1 जो शुहदा हैं, उसके सॉरी नंबर 1 वो जो कि वारसान हैं, लवाहिकीन हैं शुहदा के, उन्हें नहीं 236 सी का टैक्स पे करना पड़ता। सेकंडली जो गाज़ी लोग हैं, वार वांटेड पर्सन हैं, उन्हें 236 सी का टैक्स नहीं पे करना पड़ता। एंड नंबर 3 वो लोग जो कि रिटायर ऑफिसर होते हैं मिलिट्री के या वफाकी या सूबाई हुकूमत के। नंबर 4 जो वफाकी और सूबाई हुकूमत को, इन्हें भी 236 सी का टैक्स नहीं पे करना पड़ता। नंबर 5 जो गैर मुल्की सफ़ीर होते हैं उनको ये 236 सी का टैक्स नहीं पे करना पड़ता। एंड लास्टली वो बंदे जिनके पास एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट होता है उनको भी 236 सी का टैक्स पे नहीं करना पड़ता। और ये किन रेलेवेंट प्रोविजन के तहत इन्हें ये टैक्स नहीं पे करना पड़ता वो आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। मैंने इधर सामने इनके साथ इनकी रेलेवेंट प्रोविजन लिखी है कि किसके तहत ये 6 लोग बेसिकली बाउंड नहीं हैं, एग्जेम्प्टेड हैं 236 सी का टैक्स पे करने से। अब 5 एंटाइटीज़ जो 5 पर्सनैलिटीज़ हैं वो तो क्लियर हो रही हैं कि वो कौन से हो सकते हैं। अब जब भी हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो बंदा एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट जिसके पास है उसे 236 सी का टैक्स नहीं पे करना पड़ता, तो हम रीडर के माइंड में ये क्वेश्चन रेज़ होता है कि बेसिकली किस पर्सन को जो है वो एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट कमिश्नर की तरफ से अलॉट होगा। तो लास्टली अब हम ये क्वेश्चन कवर करते हैं और उसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कि ऐसे वो कौन से लोग हैं जिनको कमिश्नर एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट जारी करता है 236 सी से। मतलब वो ऐसे कौन से लोग हैं जिनको कमिश्नर ये एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट जारी करेगा कि आपको 236 सी का टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली इससे जो रेलेवेंट सेक्शन डील करता है इस क्वेश्चन से वो है सेक्शन 159 का सबसेक्शन 1 बी। इसमें बताया गया है कि बेसिकली किस बंदे को 236 सी का एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट जारी करता है कमिश्नर। तो कमिश्नर बेसिकली 236 सी का एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट ऐसे पर्सन को जारी करता है जो कि इन 5 चीज़ों के हवाले से कमिश्नर को सेटिस्फाई कर दे। और वो कौन सी 5 चीज़ें, अब यहाँ पर ये नहीं है कि उसने सिर्फ एक चीज़ के हवाले से सेटिस्फाई करना है और बाकी 4 चीज़ें को उसको सेटिस्फाई, इन इन पा अगर तो उसे एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट चाहिए कमिश्नर से तो उन्हें 5 चीज़ों के हवाले से उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। जब वो सेटिस्फाई कर देगा कमिश्नर को और कमिश्नर सेटिस्फाई हो जाएगा कि वाक़ई ये रिक्वायर्ड 5 क्राइटेरिया पूरे हो रहे हैं, देन वो उसे एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट ऑफ 236 सी टैक्स पे प्रोवाइड कर देगा कि हाँ अब आपको 236 सी का टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, आप उससे एग्जेम्प्टेड हो। तो वो कौन सी 5 बातें हैं जिसके हवाले से बंदे को, पर्सन को, कमिश्नर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो इसमें नंबर 1 ये है कि इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कमिश्नर को कि हिज इनकम इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 ए ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 और हिज इनकम इज़ नॉट लायबल टू टैक्स अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन। अब ये जो सेक्शन है सेक्शन 37 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, ये बेसिकली डील करता है कैपिटल गेन के टैक्स से। सो अगर तो ये कमिश्नर को सेटिस्फाई कर देता है कि भाई मेरी इनकम के ऊपर गेन टैक्स नहीं लगता, यानी कि वो ये सेटिस्फाई कर देता है कि जो हेड है कैपिटल गेन का उसके अंदर मेरी इनकम फॉल ही नहीं करती, लायबल टू टैक्स है ही नहीं, मतलब वो ये सेटिस्फाई कर दे कि मेरी इनकम के ऊपर गेन टैक्स अगर नहीं लगता तो तब जो है वो कमिश्नर से सर्टिफिकेट जारी कर देगा। लेकिन सिर्फ इस एक कंडीशन की सेटिस्फाई करने पे नहीं करेगा, ये सारी 5 कंडीशन से सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कमिश्नर को, तब कमिश्नर से ये सर्टिफिकेट जारी करती। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मिसाल के तौर पर गेन टैक्स से आप तब एग्जेम्प्टेड होते हो जब आपका होल्डिंग पीरियड जो है जिस प्रॉपर्टी को आप बेच रहे हो वो 6 साल से एक्सीड कर जाए, अगर तो वो प्लॉट है, और अगर फ्लैट है और उसका होल्डिंग पीरियड 3 साल से एक्सीड कर जाए उसके बाद आप बेचो तब आपको गेन टैक्स नहीं पे करना पड़ता। तो अगर तो एक पर्सन अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि उसकी प्लॉट है उसको 6 साल के बाद बेच रहा है, उसका होल्डिंग पीरियड 6 साल से एक्सीड कर रहा है और अब उस पर एज़ पर लॉ टैक्स नहीं लगना, गेन टैक्स नहीं लगना, वो इस हवाले से सेटिस्फाई कर देता है कमिश्नर को, कमिश्नर सेटिस्फाई हो जाए तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं सर्टिफिकेट को हासिल करने के।
क्योंकि अभी रेलेवेंट अभी ये फॉलोइंग 4 आइटम्स के हवाले से भी इसने सेटिस्फाई करना है, तो तभी कमिश्नर ने उसे ये सर्टिफिकेट जारी करना है। सेकंड नंबर पे अगर वो सेटिस्फाई कर दे कमिश्नर को कि भाई मेरी जो ये गैर मनकूला जायदाद है, इमूवल प्रॉपर्टी है, वो रेजिडेंशनल है, मतलब ये कि ये सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए आपको एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए आपको ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा कमिश्नर को कि मेरी जो ये इमूवल प्रॉपर्टी है वो कमर्शियल नेचर की नहीं है, बल्कि मतलब उसकी नेचर रेजिडेंशियल होनी चाहिए। कमर्शियल या एग्रीकल्चर अगर होगी तो आपको ये सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आपके चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। नंबर थर्ड पे आपने ये साबित करना है कमिश्नर को कि ये जो प्रॉपर्टी है जिसके हवाले से मैं आपसे 236C की एग्जाम्पशन का सर्टिफिकेट हासिल करना चाहता हूँ कमिश्नर से, वो पिछले 15 सालों से मेरे पर्सनल यूज़ में है। ठीक है, अगर वो ये सेटिस्फाई कर देता है कमिश्नर को, तब उसके चांसेस बढ़ जाएंगे सर्टिफिकेट को लेने के। नंबर फोर्थ ये कि जस्ट ये प्रॉपर्टी उसने ये भी शो करना है कमिश्नर को, इस हवाले से भी सेटिस्फाई करना है कि ये जो प्रॉपर्टी जिसके हवाले से मैं एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट चाहता हूँ वो पिछले 15 सालों से मेरी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर डिक्लेयर है। मतलब इसको एग्जांपल समझते हैं कि अगर आपकी जस्ट प्रॉपर्टी के पेपर हैं जैसे फ़र्द वगैरह, वहाँ पर बेशक आपकी प्रॉपर्टी बहुत पुरानी है, लेकिन अगर आपने अपनी रिटर्न में यानी वेल्थ स्टेटमेंट में उस प्रॉपर्टी को डिक्लेयर नहीं किया और उसके हवाले से आपको 236C का एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट चाहिए, तो तब आपके चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे, आपको ये सर्टिफिकेट नहीं देगा कमिश्नर। लास्टली ये कि आपके टैक्स रिकॉर्ड में आपने ये जो प्रॉपर्टी है जिसके हवाले से आपको एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट चाहिए वो पर्सनल नेचर आपके पर्सनल यूज़ में शो हो रही हो और रेजिडेंशियल हो। सो बेसिकली ये 5 चीज़ें हैं। अगर इन चीज़ों के हवाले से एक पर्सन कमिश्नर को सेटिस्फाई कर देता है तो देन कमिश्नर उसे एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देगा इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 236C टैक्स। मतलब कमिश्नर सेटिस्फाई अगर हो गया कि वाकई ये 5 क्राइटेरिया पूरे हो रहे हैं, तो वो उसे कह देगा कि हाँ आप एग्जाम्प्ट हो, आपको 236C का टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, और उसे एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देगा। कौन सी 5 कंडीशन है, इनको एक दफ़ा से दोबारा गो थ्रू कर लेते हैं। नंबर 1 तो ये इसे सेटिस्फाई करना है कि भाई मेरी प्रॉपर्टी जिसके हवाले से मुझे ये सर्टिफिकेट चाहिए वो लायबल टू गेन टैक्स नहीं है, बल्कि एग्जाम्प्ट टू गेन टैक्स है, यानी उस पर गेन टैक्स नहीं लगता। सेकेंडली उसने ये सेटिस्फाई करना है कि ये जो इमूवल प्रॉपर्टी है जिसके हवाले से मुझे एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट चाहिए वो रेजिडेंशियल नेचर की है, वो किसी कमर्शियल और एग्रीकल्चर नेचर की नहीं है। थर्डली उसने कमिश्नर को ये सेटिस्फाई करना है कि ये प्रॉपर्टी जिसके हवाले से मुझे एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट चाहिए पिछले 15 सालों से मेरे ज़ाती इस्तेमाल में है। फोर्थली उसने कमिश्नर को इस चीज़ के हवाले से सेटिस्फाई करना है कि भाई ये जस्ट मेरे पेपर वर्क में ही इतनी पुरानी जायदाद नहीं है मेरी, बल्कि मेरी रिटर्न में, मेरी वेल्थ स्टेटमेंट में, पूरी 15 सालों की वेल्थ स्टेटमेंट में ये प्रॉपर्टी डिक्लेयर की हुई है मैंने। लास्टली उसके टैक्स रिकॉर्ड में यानी FBR की मालूमात के रिकॉर्ड में ये प्रॉपर्टी जो है वो उसकी रेजिडेंशल ही शो हो रही हो और इसके पर्सनल ज़ाती इस्तेमाल में शो हो रही हो। जब ये 5 चीज़ों के हवाले से इसने कमिश्नर को सेटिस्फाई कर दिया, दैन कमिश्नर इसे एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट जारी कर देगा कि अब आप एग्जाम्प्टेड हो, आपको 236C का टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया कि नॉर्मली वो कौन से लोग हैं जो कि 236C के टैक्स से एग्जाम्प्टेड हैं, उन्हें 236C का टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। हमने देखा है कि नॉर्मली 6 तरह के लोग हैं जिन्हें ये टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ जो है हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर कवर करेंगे।